बच्चों, आगे के क्रम में क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। बच्चों, मुंश हाइपोथेसिस कल हम लोग पढ़े, जिसमें फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। उसी क्रम में आगे हम लोग जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के प्रदर्शन में यदि आप देखें, एक गमले में लगे हुए पौधे को शीशे के बेलजार से ढक दिया जाए और उसको धूप में रख देते हैं, तो देखते हैं कि शीर्ष भाग पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अर्थात जल वाष्प के रूप में विसर्जित होकर कलेक्ट होता है। तो बच्चों, पौधे के वायवीय भागों अर्थात पत्तियों को जल के वाष्प के रूप में विसर्जित होने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हम जानते हैं कि रूट हेयर मूल रोमों द्वारा एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में जल अवशोषित होता है। वाटर यूज इन प्लांट एक्टिविटी, जो पौधे के जैव प्रक्रियाओं में खर्च होता है, मूल रोमों द्वारा जल के अवशोषण अधिक मात्रा में होता है और उसमें से अधिक जल जो है पौधों के जैव प्रक्रियाओं में खर्च होता है। लेकिन अतिरिक्त एक्सेस वाटर जो है थ्रो आउटसाइड, बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। प्लांट लीफ, पौधे की पत्तियों द्वारा इन लिक्विड आर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, पौधे की पत्ती द्वारा जल या जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। शार्ट में परिभाषा इसकी जानिए कि पौधों के वायु भागों से पत्तियों द्वारा जल को वाष्प के रूप में विसर्जित करने की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब काइंड्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार ट्रांसपायरेशन के आधार पर, जलहान के आधार पर बच्चों, स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये तीन विधियों द्वारा तीन प्रकार के ट्रांसपायरेशन होते हैं और तीनों द्वारा जल वाष्पीकृत होता है। सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटा रंध्र क्या है? लोअर सरफेस ऑफ लीफ, पत्ती के निचली सतह पर है, बीइंग स्मॉल साइज पोर कॉल्ड स्टोमेटा, पत्ती के निचली सतहों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जो गैसीय विनिमय क्रिया को बनाए रखते हैं बच्चों। और दूसरा काल इसी रंध्र द्वारा जो है, इसी छिद्र द्वारा जल वाष्पीकृत होता है, तो इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो प्रायः पौधे की पत्ती के निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। बट मोनोकाट लीफ, एक बीजपत्री पौधे के पत्ती के दोनों सतहों पर एंड लोअर सरफेस, ऊपरी और निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। तो कुल वाष्पोत्सर्जन का 80 से 90% जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया स्टोमेटा रंध्र द्वारा होती है। तो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन काजेड बाय द स्टोमेटा, अधिक से अधिक वाष्पोत्सर्जन का कार्य रंध्र द्वारा संपन्न होता है। दूसरा है बच्चों क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल उप त्वचा। हम जानते हैं कि अपर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस के ऊपरी सतह पर एक लेयर होती है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। त्वचा के ऊपर एक और परत होती है जिसको उपचर्म क्यूटिकल कहते हैं। विषम परिस्थितियों में तने के द्वारा जो है 3 से 4% जो है जल हानि इस क्यूटिकल के द्वारा भी होता है। जब वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है तब ये एपिडर्मिस के ऊपरी सतह रंध्र, ऊपरी सतह पर जो क्यूटिकल होते हैं, उपचर्म होते हैं, इनके द्वारा भी जल विसर्जित होने लगता है। स्टोमेटा के तुलना में ये हानि बहुत ही कम होती है। तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, वात रंध्र।
बच्चों वात रंध्र क्या है? जब रंध्र गड्ढों में स्थित होते हैं उनको वात रंध्र कहते हैं। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन रीजेज नोन एज द लेंटिकल्स। जब रंध्र गड्ढों में स्थित होते हैं तो उसे वात रंध्र कहते हैं। तो बच्चों वुडी जो स्टेम होते हैं उनके में क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें त्वचा के नीचे एपिडर्मिस के नीचे ये स्थित होते हैं। स्मॉल साइज के छिद्र होते हैं। इससे बहुत ही कम या नगण्य 0.1% वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा और इसके प्रकार में देखे हैं। सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया स्टोमेटा द्वारा हो रही है। तो स्टोमेटा के द्वारा जो है ट्रांसपायरेशन की क्रिया को हम फिगर से आपको समझाएंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ा जाएगा। तो आगे के क्रम में ध्यान से फिगर को देखें। अब फिगर में ध्यान से देखें बच्चों। पत्ती है, मेसोफिल लीफ है और उसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा है। ऊपर क्यूटिकल का लेयर है, नीचे उसके एपिडर्मिस है। निचली एपिडर्मिस में जगह जगह आपको 2 छिद्र दिखाए गए हैं। एक से तीर नीचे की तरफ और एक तीर ऊपर की तरफ दिख रही है। तो नीचे की तरफ जो है हाई वाटर वाइपर जो है लो वाटर वाइपर की तरफ जो है निकलते हैं, अर्थात आउटसाइड निकलते हैं। इसमें गार्ड सेल दिख रही है। स्टोमेटा जो छिद्र है उसके दोनों तरफ गार्ड सेल रक्षक कोशिकाएं हैं और इससे निकलने वाले वाटर वाइपर तीर के माध्यम से दर्शाए गए हैं। मेसोफिल लीफ के बगल में जो दूसरा छिद्र है उसमें तीर अंदर की तरफ है, वो लो CO2 कंसंट्रेशन प्रदर्शित कर रही है। पत्ती के अंदर तो बाहर से देख रहे हैं कि CO2 अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त हो रही है। उस समय ये गार्ड सेल के द्वारा जो है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और CO2 अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ये फिगर ध्यान से देखेंगे। ये जो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की संरचना आपको प्रदर्शित है। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। आगे के क्रम में स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, इसको ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना। इस फिगर को भी हम बता देंगे। रंध्र एपिडर्मिस में एक पोर होता है, उसके दोनों तरफ गार्ड सेल होंगी। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके चारों तरफ सब्सिडरी सेल या एसेसरी सेल्स होंगी। क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, प्रोटोप्लाज्म में सब उपस्थित होते हैं। तो प्लांट लीफ एपिडर्मिस, पौधे की पत्ती के एपिडर्मिस में बाह्य त्वचा में पोर्स छिद्र होते हैं विच सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल, जो 2 रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल का मतलब 2 रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। कॉल्ड स्टोमेटा, उसी को रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा गैसीय विनिमय क्रिया को बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। वायुमंडल से CO2 को अंदर और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनी हुई O2 को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। देखिए, सिंगुलर नंबर 1 यदि रंध्र की बात है तो स्टोमा उसको बोलेंगे, और बहुत से रंध्र प्लूरल बहुवचन की बात है तो स्टोमेटा, अर्थात स्टोमेटा क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। तो कहीं स्टोमा आपको मिले तो समझिए कि एक रंध्र की संरचना में स्टोमा का प्रयोग किया जा रहा है, और ग्रुप ऑफ स्टोमेटा जब रहेंगे तो स्टोमेटा का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ गार्ड सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट, रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक होता है, प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य होता है, न्यूक्लियस इत्यादि उपस्थित होते हैं। ये गार्ड सेल लिविंग होती है, सजीव होती है। गार्ड सेल सराउंडेड बाय, घिरी होती है सेल्स, जिसको एसेसरी सेल्स या सब्सिडरी सेल कहते हैं। जिस कोशिकाओं से घिरी होती है उसको एसेसरी सेल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना रही। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी उसके साथ बताया जाएगा। फिलहाल आप
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, रंध्र का वितरण देख लें। रंध्र किस तरह से व्यवस्थित होता है, कहाँ कितने किस संख्या में पाया जाता है। इन डाइकाट, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में, ध्यान दीजिए, डाइकाट, मोनोकाट एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री जानते हैं, तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में ओनली लोअर सरफेस, केवल निचली सतह पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। केवल निचली सतह पर, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ऐसी पत्तियों को हाइपोस्टोमेटल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमेटिक लीफ। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों के केवल निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं और इस तरह की पत्तियों को हाइपोस्टोमेटिक लीफ के नाम से जानते हैं। अब यही एक बीजपत्री मोनोकाट लीफ में बोथ सरफेस, दोनों सतहों पर, अपर सरफेस और लोअर सरफेस स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। रंध्र ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर पाए जाते हैं और इस तरह की पत्ती को बच्चों आइसोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। आइसोस्टोमेटिक लीफ, एक सतह पर पाए गए डाइकाट में तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ, और दोनों सतहों पर पाए जाते हैं तो आइसोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। लेकिन कुछ वाटर फ्लोटिंग, जल पर तैरने वाले पौधे होते, वाटर फ्लोटिंग प्लांट, ओनली अपर सरफेस, उनके ऊपरी सतह पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पौधे जो जल में तैरते रहते हैं, वाटर फ्लोटिंग होते हैं, जल तैराकी पौधे होते हैं, उनके पत्तियों के केवल ऊपरी सतह पर ही रंध्र उपस्थित होते हैं और उसको कहते हैं हाइपर स्टोमेटिक लीफ। तो इस तरह से रंध्र की उपस्थिति के आधार पर बच्चों, स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर तीन तरह की लीफ आपको मिल गई, हाइपोस्टोमेटिक, आइसोस्टोमेटिक और हाइपरस्टोमेटिक लीफ। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ सबमर्ज प्लांट होते हैं, जल निमग्न पौधे होते हैं जो गहराई में, तालाब, पोखरे की निचली सतह पर जो है कीचड़, मड में उगते हैं, उनको सबमर्ज प्लांट या जल निमग्न पौधे कहते हैं। उन पौधों में रंध्र जो है बच्चों अनुपस्थित होते हैं या पाए भी जाते हैं तो वेस्टेजियल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से रंध्र स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। अब इसके बाद हम आपको फिगर के द्वारा से स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रंध्र के बंद होने और खुलने की क्रियाविधि का रेखीय प्रदर्शन दे रहे हैं। फिगर में ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चों, अब जो है इसमें फिगर में आप ध्यान से देखें, दो फिगर हैं, एक स्टोमेटा ओपन की स्थित है और एक स्टोमेटा क्लोज की स्थित है। तो रंध्र में देख रहे हैं, पहले स्टोमेटा ओपन में देख रहे हैं, जैसे डे टाइम, दिन के समय एक क्लोरोप्लास्ट हरित लौह गार्ड सेल में दिख रहे हैं, वैक्यूल रिक्तिका दिख रही है और इसके चारों तरफ सब्सिडरी सेल्स चारों तरफ हैं, द थिन वॉल एपिडर्मल सेल्स हैं। अब जब दिन के समय अंदर के तरफ ये प्रकाश प्रवेश करता है तो दिन के समय बच्चों गार्ड सेल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग ले रही हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद ऑस्मोटिक परासरण दाब जो है गार्ड सेल का बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद जो है इंडोऑस्मोसिस क्रिया, अंत परासरण की क्रिया होती है, जिससे गार्ड सेल टर्गिड हो जाती है, स्फीत दशा में आ जाती है और स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जबकि बच्चों दूसरा फिगर है स्टोमेटा क्लोज, इसमें भी देख रहे हैं नाइट के समय, रात्रि के समय, ड्यूरिंग नाइट गार्ड सेल, जब रात्रि के समय बच्चों प्रकाश नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है और नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज हो जाता है। और हाँ बच्चों, हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना आपको बताए कि रंध्र की दो स्थितियां होती है, ओपन और क्लोज, दोनों स्टोमेटा आपको बताए।
क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा। रंध्र में एपिडर्मिस में पोर है, उसके चारों तरफ गार्ड सेल, दो रक्षक कोशिकाएं हैं, उसके चारों तरफ सेल से घिरा हुआ है। जो सब्सिडरी सेल है या एसेसरी सेल आवश्यक कोशिकाएं हैं, उसमें वैक्यूल्स हैं। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म है और आपका न्यूक्लियस, ये सब विद्यमान है। तो देखिए बच्चों, जब हरित लौह गार्ड सेल में उपस्थित है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि हम बहुत ही आपको सिंपल वे में एक रेखीय प्रदर्शन के द्वारा बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र का खुलना और बंद होना। बच्चों, दिन के समय, डे टाइम, दिन के समय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, तो गार्ड सेल रक्षक कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। बच्चों, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो जानते हैं कि इसमें भोजन का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो गार्ड सेल में आपको इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, तो उस कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? परासरण दाब बढ़ जाता है और उस परासरण दाब बढ़ने के कारण बच्चों इंडोऑस्मोसिस जो है अंतःपरासरण की क्रिया होने लगती है। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाओं का परासरण दाब बढ़ जाता है जिससे अंतःपरासरण इंडोऑस्मोसिस की क्रिया संपन्न होती है और गार्ड सेल टर्गिड हो जाती हैं। टर्गिड होने का मतलब ये पूर्ण रूप से स्थिर दशा में आ जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा खुल जाते हैं। ये दिन के समय की स्थिति होती है, गैस विनिमय की क्रिया संचालित होती रहती है। अब क्लोज कैसे होते हैं? क्लोज कैसे होते हैं बच्चों? तो इन नाइट, रात्रि के समय सनलाइट एब्सेंट होती है, सूर्य के प्रकाश की किरण अनुपस्थित होती है, तो गार्ड सेल प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिससे नो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता है और जब कार्बोहाइड्रेट बच्चों नहीं बनता है तो गार्ड सेल में डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाओं का परासरण दाब क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है, जिससे एक्सोऑस्मोसिस होने लगती है, बहिःपरासरण होने लगता है गार्ड सेल से और गार्ड सेल फ्लेसिड हो जाती है, स्लग दशा में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डे एंड नाइट टाइम, दिन और रात्रि के समय क्रमशः रंध्रों का खुलना और बंद होने की क्रियाविधि का रेखीय प्रदर्शन रहा। और दोनों स्ट्रक्चर ऑफ जो स्टोमेटा है उसमें एक ओपन स्टोमेटा और एक क्लोज स्टोमेटा आपको फिगर में बताए हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। जब आर्द्रता, वायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर घट जाती है, अर्थात वायु की जब आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर घटती है। दूसरा, विंड वेलोसिटी, जब हवा का दाब बढ़ता है, हवा तेज चलने लगती है तो इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है, जो है प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, तो उस समय भी जो है प्रकाश संश्लेषण, उस समय भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और टेम्परेचर की बात रही बच्चों, जब वायुमंडलीय ताप बढ़ता है तो ये डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है
वाष्पोत्सर्जन दर को, और वाष्पोत्सर्जन दर इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, टेम्परेचर का बढ़ना, ताप जैसे जैसे बढ़ता है वाष्पोत्सर्जन दर भी बढ़ती है। थैंक यू।